नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक कर लेते हैं सीधा हफ्ते भर की सारी सियासी हलचलों की ओर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान के साथ ही मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो वहीं जीत के दावों का दौर भी शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी राज्य की सभी 29 सीटें जीतने की उम्मीद जता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा के खेल को खराब करने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रखी। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों के साथ ही प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए। इसी के साथ जीत के दावों का दौर भी शुरू हो गया। एक तरफ बीजेपी राज्य की सभी 29 सीटें जीतने की उम्मीद जता रही है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा के खेल को खराब करने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रखी है। हिंदी हार्टलैंड मध्य प्रदेश दशकों से भाजपा का गढ़ रहा है। दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनावों में 163 सीटें जीतकर बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन पहले 2 चरणों में मतदान में गिरावट उसके लिए खतरे का संकेत माना जा रहा है कि महिला मतदाता जो लाडली बहना योजना की लाभार्थी हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव की तरह उत्साह लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाया। कुछ सीटों में मौजूदा सांसदों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी रही, तो कई जगह पार्टी को अंतर्विरोध का सामना भी करना पड़ा। कांग्रेस इन्हीं परिस्थितियों में माहौल अपने अनुकूल मान रही है, लेकिन पिछले 4 चुनावों के परिणाम देखें तो 2009 को छोड़ कांग्रेस किसी भी चुनाव में भाजपा के करीब भी नहीं रही है। 2014 में बीजेपी को 25 सीटें मिली और 48.03% वोट हासिल हुए। 2004 में कांग्रेस को 4 सीटें हासिल हुई और 34.07% वोट मिले। 2009 में बीजेपी को 16 सीटें मिलने के साथ 43.45% वोट हासिल हुए। 2009 में कांग्रेस को 12 सीटें और 40.04% वोट मिले। 2014 में भाजपा को फिर 27 सीटें और 54.08% वोट मिले। 2014 में कांग्रेस को 2 सीटें ही मिल सकी, 35.4% वोट हासिल हुए। 2019 में बीजेपी को 28 सीटें मिली और वोट प्रतिशत बढ़कर 58% हो गया। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली और वोट परसेंट 34.05 रह गया। इस चुनाव में बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम और काम हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट मांगे हैं, तो कांग्रेस ने मोदी सरकार की नाकामियां गिनाई। जातिगत जनगणना का वादा, संविधान पर खतरा बताकर वोट मांगे। भाजपा को मोदी मैजिक पर भरोसा है, तो कांग्रेस को बदलाव की उम्मीद नजर आ रही है। भाजपा सभी 29 सीटों पर प्रचंड विजय का परचम लहराएगी। भाजपा की बूथ शक्ति, डबल इंजन की सरकारों के कारण और मोदी जी की गारंटी का वो प्रभाव और उत्साह था कि मध्य प्रदेश ने अन्य राज्यों की तुलना में रिकॉर्ड वोटिंग का एक स्तर हासिल किया है। पूरा विश्वास है इस बार मत प्रतिशत लगभग 10 ज्यादा मिलेगा और सभी 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। चुनाव में सभी सीटों पर जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है अब कि ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रत्याशियों ने जो मेहनत करी है, वो अधिकतम संख्या कांग्रेस की रहेगी इस बार। 2014 और 2019 में मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मोदी मैजिक चला है। 2014 में भाजपा ने अच्छे दिन और 2019 में अब की बार फिर मोदी सरकार के नाम पर वोट मांगे। इस बार भाजपा 400 पार के नारे के साथ मैदान में है। कांग्रेस ने इसे नारे को संविधान बदलने की साजिश बताकर भाजपा की घेराबंदी की है। देखना यह है कि इन नारों और दावों के बीच जनमत किधर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। अब की बार 400 पार, यही वो स्लोगन है जिस पर भाजपा लोकसभा चुनाव के मैदान में पीएम मोदी हो या भाजपा के दूसरे बड़े नेता जनता के बीच ये ही दम भर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष भी इस स्लोगन को लेकर भाजपा को घेर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा की मंशा संविधान बदलने की है, इसलिए वो अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। देखिए रिपोर्ट। अब की बार 400 पार, यही वो स्लोगन है जिस पर भाजपा लोकसभा चुनाव के मैदान में पीएम मोदी हो या भाजपा के दूसरे बड़े नेता जनता के बीच यही दम भर रहे हैं। नारा अब की बार 400 पार। चुनावी मंच ही नहीं, संसद तक में इस नारे को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच तकरार हो चुकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। यानी अपने आप को ढोल बजा रहे 400 आएंगे पान। भाई आपके आने हैं, हाँ आपके आने हैं तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे। 100 भी। इंडिया स्ट्रांग है। यही नहीं, विपक्ष ने इस स्लोगन को लेकर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा की मंशा संविधान बदलने की है, इसलिए वो अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। कांग्रेस के इन आरोपों के बीच भाजपा दावा कर रही है कि वो 4 चरणों में हुए 380 सीटों के चुनाव में ही भाजपा ने 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और लड़ाई अब 400 पार की बची है। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। लेकिन भाजपा के दावों से इतर बात करें तो भाजपा के 400 पार के रास्ते में कई बैरियर भी है। 2019 में क्लीन स्वीप वाले राज्यों में इस बार पहले जैसे हालात नहीं कहे जा रहे। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी से भाजपा के संबंध पहले जैसे नहीं रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर भी मोदी ने हमला बोला है। पंजाब में अब अकाली दल भी साथ नहीं है। पंजाब की तरह दिल्ली का माहौल भी थोड़ा बदला है। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल भी इस बार साथ नहीं है। हरियाणा में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला भी एनडीए से अलग हो चुके हैं। महाराष्ट्र में भी वो शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं है जो 2019 में थी। यूपी में भी कांग्रेस सपा गठबंधन चुनौती दे रही है। दक्षिण में क्षेत्रीय दल बीजेपी के 400 पार की राह की सबसे बड़ी बाधा है। बीजेपी में इस तरह के नारे नए नहीं हैं। इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने 150 सीटों का लक्ष्य रखा था और बीजेपी 156 विधानसभा सीटें जीतने में सफल रही। मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने अब की बार 200 पार का नारा दिया और एंटी इनकम्बेंसी के तमाम आरोपों के बाद भी 164 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब की बार 400 पार नारे से भाजपा ने फिलहाल विपक्ष में खलबली तो पैदा कर दी है। इसी का असर है कि विपक्ष ने 400 पार के नारे को वोटर को डराने का हथियार बना लिया है। राहुल गांधी सहित विपक्ष के सारे ही नेता वोटर को एक ही बात समझा रहे हैं, अगर बीजेपी को चुनावों में 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगी और देश में आरक्षण खत्म कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनावी संग्राम खत्म हो चुका है और इसके साथ ही नई सिरे से सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस डॉक्टर मोहन सरकार को घेरने की तैयारी में जुट चुकी है और उसने करप्शन को अपना हथियार बना लिया है। तो वहीं विपक्ष एक बार फिर सरकार पर हमलावर भी है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनावी संग्राम खत्म हो गया है और इसके साथ ही नए सिरे की सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस डॉक्टर मोहन सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है और उसने करप्शन को अपना हथियार बना लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीधे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बिचौलियों का एक गिरोह सक्रिय हो गया है और जल्द ही इनकी सूची जारी करने की बात कही है। एक विशेष वर्ग पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया। जो कर्मचारी आपने 3-4 अलग अलग तरह के दलाल हर विभाग में भेज दिए हैं, अल्टीमेटली ये दलालों की सरकार होगी। जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, जो दलाल बढ़ते जा रहे हैं सरकार में, उनको लेकर भी बहुत जल्दी हम खुलासा करेंगे नाम समेत कि कौन कौन सा दलाल कहाँ सक्रिय है और कौन कौन सा अधिकारी किस किस दलाल के थ्रू काम कर रहा है, कौन कौन सा मंत्री किस किस दलाल के थ्रू काम कर रहा है, मुख्यमंत्री के ऑफिस में कौन कौन से दलाल सक्रिय है। ये बहुत जल्दी एक लिस्ट जारी करेंगे। पटवारी के इन आरोपों पर बीजेपी ने उसी अंदाज में पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है। कहा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में करप्शन और तबादला उद्योग के अलावा कुछ नहीं था। माफिया कांग्रेस की सरकार चला रहे थे। ये बात कमलनाथ के मंत्रियों ने कही थी। मुझे लगता है जीतू जी को
अपनी पार्टी की उस 15 महीने की सरकार को याद करना चाहिए, जिसमें लगातार दलालों का अड्डा बन गया था वल्लभ भवन। बिना इसके काम नहीं होते थे, एक दिन में एक कर्मचारी के 4 बार ट्रांसफर होते थे। उसको याद करें। भारतीय जनता पार्टी की है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, पूरी प्रामाणिकता के साथ काम कर रही है, पूरी पारदर्शी होकर के काम कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जमीन समाप्त हो गई है। कांग्रेस 29 की 29 लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पा रही, उनकी जमीन खिसक गई है। अब जनता का ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने मोहन यादव सरकार के 100 दिन के कामों की एक लिस्ट भी जारी की है। डॉक्टर मोहन सरकार का रिपोर्ट कार्ड। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को 224 करोड़ रुपए दिए। हर महीने 56 लाख हितग्राहियों को 340 करोड़ रुपए की पेंशन। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपए मानक बोरा मानदेय। पीएम जनमन योजना के तहत पिछड़े इलाकों में 7300 करोड़ के काम। खरगोन में 308 करोड़ की लागत से ऊर्जा संयंत्र का भूमि पूजन। ग्वालियर से बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली, अयोध्या के लिए विमान सेवा। इंदौर में 350 करोड़ की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन। 10,000 करोड़ की लागत की 24 सड़क परियोजनाएं। 7500 करोड़ की लागत से अधोसंरचना परियोजनाएं। 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों को हर माह 1250 रुपए। उज्ज्वला योजना के तहत 85 लाख से अधिक निःशुल्क गैस कनेक्शन। 8 विश्वविद्यालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 400 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य। आयुष्मान भारत योजना के 3 करोड़ 86 लाख आयुष्मान कार्ड। 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ। मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा का आगाज। भाजपा ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के साथ ही कहा है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली विकास और गरीब कल्याण की कहानी अभी बाकी है। साफ है कि विपक्ष अगर करप्शन और विकास की नाकामी पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है तो सत्ता पक्ष भी पलटवार की पूरी तैयारी में है। उसके पास विपक्ष के आरोपों के पलटवार के लिए सरकार का रिपोर्ट कार्ड है तो 15 महीने के कमलनाथ सरकार के करप्शन की लिस्ट भी। देखना यह है कि वार पलटवार में कौन भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो गए हैं, 3 चरण अभी भी बाकी हैं। इन 3 चरणों में चुनाव के पहले भाजपा का फोकस अपने मूल मुद्दों हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर बढ़ चुका है, तो वहीं मुस्लिम तुष्टीकरण, सनातन विरोध पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस की घेराबंदी भी शुरू कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो गए हैं और 3 चरण बाकी है। इन 3 चरणों में चुनाव के पहले भाजपा का फोकस अपने मूल मुद्दों हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर बढ़ गया है। भाजपा के प्रचार में अब राम मंदिर, धारा 370 और सामान्य नागरिक संहिता जैसे मुद्दे ऊपर है, तो वहीं मुस्लिम तुष्टीकरण, सनातन विरोध पर कांग्रेस को और इंडिया अलायंस की घेराबंदी भी भाजपा ने शुरू कर दी है। इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। चौथे चरण में श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, 40 साल के बाद वहां भारत के लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया। अब कोई भी 370 वापस ला करके वोट बैंक की राजनीति नहीं कर पाएगा। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण CAA कानून है। कल ही CAA कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। आप CAA नहीं मिटा पाओगे। पीएम मोदी ही नहीं बल्कि भाजपा के दूसरे स्टार प्रचारकों ने भी अपना फोकस भाजपा के मूल मुद्दों हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर बढ़ा दिया है। कोई कांग्रेस को राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर घेर रहा है, तो कोई कश्मीर की दुर्दशा के लिए नेहरू को जिम्मेदार बता रहा है। अंग्रेज तो चले गए और कांग्रेस छोड़ गए, जो आज भी उसी उल्टे रास्ते पे चलती है। जो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का दुनिया में जय जयकार होता है, लेकिन इनके पेट में दुखता आज भी ये उस नाम को ही रोते रहते कि आप धार्मिक बात क्यों करते हो। मैं आज कौशाम्बी की जनता को पूछने आया हूँ कि कश्मीर जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है वो भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से,
हम नहीं डरते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे। कांग्रेस इसे मूल मुद्दों से मुंह चुराने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि विकास के नाम पर भाजपा के पास बताने को कुछ नहीं है, इसीलिए वो भावनात्मक मुद्दों का सहारा लेने लगी है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। उनकी स्थिति यह है कि मन में राम बगल में छुरी, भाजपा तेरी नीयत बुरी। कभी भी राजनीतिक समस्याओं के तौर पर, आर्थिक समस्याओं के लोग पर, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं की जाती। कांग्रेस पार्टी कहती नहीं है, करती है। भगवान राम का मंदिर जो बना है अयोध्या में, उसका सबसे पहले किसने ताला खुलवाया था? स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। शिलान्यास किसने किया था? उन्होंने करवाया था। जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जश्न मनाया था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरा भगवा कर दिया गया था जिस दिन भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ था अभी 2019 में। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कहना अलग है और वास्तविकता अलग है। कांग्रेस पार्टी धर्म के प्रति हमेशा आस्थावान रही है, लेकिन धर्म का राजनीतिक उपयोग नहीं किया है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो विधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये वो नारे रहे हैं जिन्होंने भाजपा को 2 से 303 सीटों तक पहुंचाया। माना जा रहा है कि इस चुनाव में 2014 और 2019 जैसी लहर न दिखने के बाद अब भाजपा ने राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, सीएए जैसे मुद्दों पर जोर बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि उसे इसका कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनावी संग्राम खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। अभी तक कांग्रेस और भाजपा आमने सामने थी, अब दोनों पार्टियां घर में छिपे गद्दारों से निपटने की तैयारी में है। दरअसल दोनों पार्टियां चुनाव में निष्क्रिय रहे और भीतरघात करने वाले नेताओं की तलाश में अब जुट चुकी है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनावी संग्राम खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत जारी है। अभी तक कांग्रेस और भाजपा आमने सामने थी, अब दोनों पार्टियां घर में छिपे गद्दारों से निपटने की तैयारी में है। दरअसल दोनों पार्टियां चुनाव में निष्क्रिय रहे और भीतरघात करने वाले नेताओं की तलाश में जुट गई है। हाल ही में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने माना है कि कांग्रेस अगर प्रदेश की सत्ता से बाहर है और राजनीतिक ताकत कम हो रही है, तो इसकी वजह विपक्ष ही नहीं, कांग्रेस के लोग भी है। ऐसी खबरें हैं कि चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस सभी 29 लोकसभा सीटों में ऐसे नेताओं की तलाश कर रही है जो घर से निकले ही नहीं या फिर भीतरघात करते रहे। पार्टी इन्हें घर बैठाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में पीसीसी समेत सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में नई नियुक्तियां होनी है। माना जा रहा है कि इनमें भीतरघातियों और निष्क्रिय नेताओं को जगह नहीं मिलने वाली है। पार्टी इसके संकेत भी दे रही है। मध्य प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं और खट्टे मीठे सारे अनुभव के साथ कांग्रेस पार्टी गुजरी है। जिन नौजवानों ने, नेताओं ने पूरी निष्ठा, शक्ति और क्षमताओं के साथ कांग्रेस पार्टी का काम किया है, उन्हें अच्छा स्थान मिलेगा, पार्टी में उनको सम्मान मिलेगा और जिसकी जो क्षमता होगी उसके अनुसार उनका एडजस्टमेंट भी होगा। चुनाव में जिन्होंने काम नहीं किया, जो घर बैठे रहे, जो शिथिल रहे, हमारी समीक्षा चल रही है। वो रिपोर्ट आने के बाद हम उस तरह का जो है सारे निर्णय लेंगे ताकि सही लोगों को सही स्थान पर रखा जा सके। कुछ इसी तरह की कार्रवाई की तैयारी में बीजेपी भी है। बीजेपी में भी चुनाव में सक्रियता के लिहाज से नेताओं का भविष्य तय होगा। पार्टी इसके लिए 2 स्तर पर गुप्त रिपोर्ट तैयार करवा रही है। एक रिपोर्ट पार्टी का संगठन तैयार कर रहा है, तो दूसरी रिपोर्ट का जिम्मा निजी एजेंसी को दिया गया है। खबर ये भी है कि 3 चरणों के चुनाव की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और चौथे चरण के चुनाव की रिपोर्ट बन रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही बीजेपी नेताओं का प्रमोशन और डिमोशन तय करेगी। माना तो ये भी जा रहा है कि कई विधायक और मंत्री भी इसकी जद में आएंगे। हालांकि भाजपा के नेता इस पर खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। यही नहीं, भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि भीतरघात और बगावत तो कांग्रेस में हुई है, भाजपा चुनाव में एकजुट रही है। नहीं, अभी तक तो ऐसा ना कोई निष्क्रिय, ना कोई भीतरघाती, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत। और भारतीय जनता पार्टी तो अभी चुनाव के पूरे चरण संपन्न कराने में जुटी है। कार्यकर्ता अन्य राज्यों के भी चुनाव में सम्मिलित हो रहे हैं, इसलिए अभी तो अब एकमेव लक्ष्य है कि सभी 7वां चरण के चुनाव हों और उसके बाद में परिणाम आए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत ही सक्रिय है और जिस सक्रियता के साथ में उसने बूथ से लेकर इस पूरे चुनाव को सफल बनाने का काम किया है, ये सबके सामने है। कांग्रेस तो केवल घर बैठकर खुश हो रही थी कि आना है नहीं, तो ना मतदान करने गए, ना कार्यकर्ताओं को निकाला, ना जनता से अपील की, ना जनता के बीच में मुद्दे पहुंचाए। और हैरानी की बात तो ये है कि स्वयं कांग्रेस के पदाधिकारी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति नहीं देकर आए।
हैरानी की बात तो यह है कि स्वयं कांग्रेस के पदाधिकारियों को उनके खुद के प्रत्याशियों की जानकारी नहीं थी, उनका नाम नहीं पता था, मतदान की दिनांक नहीं पता थी। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बारे में एक बात कही जाती रही है, वो है सत्ता में रहे या विपक्ष में, वो सत्ता और विपक्ष से ज्यादा आपस में ही लड़ती है। ये इस लोकसभा चुनाव में भी दिखा है। चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वालों की कतार लगी रही। यही नहीं, बहुत से नेता पार्टी में तो रहे लेकिन चुनाव में नहीं दिखे। सत्ता सुख का लोभ कहे या अनुशासन का डंडा, भाजपा में भगदड़ तो नहीं मची लेकिन निष्क्रियता और भीतरघात की शिकायतें वहाँ भी आती रही। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चेतावनी देनी पड़ी कि मंत्री हो या विधायक पदाधिकारी, चुनाव में सक्रियता उनका राजनीतिक भविष्य तय करेगा। देखना यह है कि दोनों पार्टियों के अनुशासन का चाबुक किस किस की पीठ पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। देश में चुनावी महाभारत चल रही है और आरोप प्रत्यारोप के शब्द बाण भी छूट रहे हैं। चुनावी जंग में रोज मुद्दों का नया मोर्चा खुल रहा है। एक ऐसा ही नया मोर्चा संविधान और जिहाद का खुल चुका है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे, इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। देश में चुनावी महाभारत चल रही है और आरोप प्रत्यारोप के शब्द बाण छूट रहे हैं। चुनावी जंग में रोज मुद्दों का नया मोर्चा खुल जाता है। एक ऐसा ही नया मोर्चा संविधान और जिहाद का खुल गया है। जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है वो इसके कारण मिलता है। और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे, इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से। भाजपा अब की बार 400 पार का नारा दे रही है और कांग्रेस इसे संविधान बदलने की प्लानिंग बता रही है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाजपा 400 सीटों के साथ अगर सत्ता में आई तो संविधान बदलकर आरक्षण और मुस्लिमों के कानूनी अधिकार छीन लेगी। इस पर भाजपा भी उसी अंदाज में आक्रामक है। वो कांग्रेस पर शरिया कानून की दिशा में आगे बढ़ने के आरोप लगा रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भाजपा मुस्लिम लीग का एजेंडा बता चुकी है। अब भाजपा ने नया शब्द वोट जिहाद खोज लिया है। साथियों, आज मैं आपको सपा और कांग्रेस से सावधान करने के लिए आया। सपा कांग्रेस केवल आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग सरकार में आते हैं तो सौगात किसको बांटते हैं? वे सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि संविधान बदलने का इरादा विपक्षी गठबंधन रखता है। हिंदुओं के वोट लेकर उनकी संपत्ति उनको देने की तैयारी है जो वोट जिहाद में लगे हुए हैं। इस मसले को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। ये देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश का विघटन कराना चाहते हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर बढ़ने वाले लोग हैं। कुल मिलाकर यही बात लगातार उजागर हुई है, हो रही है। और कई ऐसे सवाल ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हम तेजी से लागू करेंगे तो इसका मतलब क्या शरिया का कानून लागू होगा? ये जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं संपत्ति को लेकर, विरासत कानून को लेकर, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार का कृत्य करना चाहते हैं उसको लेकर जनता को जागना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कल्पनाएं करते हैं और ख्वाब देखते हैं तो वो भी कितने गंदे गंदे सपने देखते हैं। किसी की प्रॉपर्टी उजड़ गई, किसी को लूट लिया, किसी का जो है मंगलसूत्र छीन लिया। मतलब इनके ख्वाबों में भी यही सब चीज़ें आती हैं। जिनके हाथों में इस देश का मुस्तकबिल है उनकी सोच ऐसी है, 24 घंटे एक ही तरह की बातें सोच रहे हैं। संविधान और जिहाद की दुहाई के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि संविधान तो बीच बीच में बदल जाता है। कई बार इसमें संशोधन हुए हैं, लेकिन संविधान में बदलाव पर इतना शोर क्यों? क्या मूल संविधान बदला जा सकता है? इसका जवाब ना में मिलता है। क्या बदला जा सकता है मूल संविधान? धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का मूल आधार है। इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। 2/3 बहुमत के बाद भी संविधान का मूल आधार खत्म नहीं हो सकता।
धर्मनिरपेक्षता, लोगों में बराबरी, अभिव्यक्ति और असहमति के हक को छीना नहीं जा सकता। साफ है, न देश के संविधान पर खतरा है, न खतरा शरिया लागू होने का है। खतरा विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के वोट घटने का है। इसीलिए कोई संविधान पर खतरे की दुहाई दे रहा है तो कोई देश में शरिया की हुकूमत का खतरा बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।